नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत कनाडा रिश्तों में नई ऊंचाई, यूरेनियम और रक्षा सहयोग पर हुआ समझौता। जनसभा में शाह का दावा, तुष्टीकरण से नहीं होगा बंगाल का विकास। होली से पहले दिल्ली की बेटियों के लिए 100 करोड़ का तोहफा, लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ। और क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान फीफा वर्ल्ड कप से हटेगा पीछे? अब खबरें विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं और सोमवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की और उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐतिहासिक घोषणा की। पीएम मोदी ने बताया है कि भारत कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर और एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और रक्षा, समुद्री डोमेन और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए रक्षा संवाद शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होगा। दोनों देशों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति पर समझौता किया है। भारत कनाडा नवाचार साझेदारी में एआई, क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ेगा। क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को सुनिश्चित करेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को जोड़ने की पहल की जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा पर साझेदारी की योजना बनाई गई है। वहीं पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में तनाव पर चिंता जताई है और कहा है कि भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने का समर्थन करता है। दोनों देश भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जारी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति से राज्य का विकास संभव नहीं है और बंगाल 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। शाह ने मदरसों को दी जा रही आर्थिक सहायता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की नीतियों को विकास विरोधी बताया। उन्होंने अन्य राज्यों में भी परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधा और विपक्षी दलों पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शाह ने कहा है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य राज्य में राजनीतिक बदलाव लाना है। अमित शाह ने दावा किया है कि भाजपा बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर विकास का नया दौर शुरू करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण की वजह से राज्य की स्थिति लगातार खराब हुई है। अगर तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो सरकार ममता नहीं बल्कि उनके भतीजे द्वारा चलाई जाएगी। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए इसे परिवारवाद की राजनीति बताया। शाह ने पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को राज्यसभा भेजे जाने पर भी सवाल उठाए हैं। होली से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए 4 बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में 40,642 बालिकाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए की डीबीटी सहायता प्रदान की, जिससे उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा देने के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के तहत मुफ्त बस यात्रा शुरू की गई है। इसके साथ ही होली पर महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए लगभग 129 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। इसी अवसर पर दिल्ली लखपति बिटिया योजना का भी शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करना है। नई योजना में पहले की लाडली योजना से अधिक राशि और व्यापक लाभ शामिल है। इसके तहत विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपए जमा होंगे और ब्याज सहित 21 लाख की आयु तक राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो जाएगी। नई दिल्ली लखपति बिटिया योजना का उद्देश्य बेटियों को ग्रेजुएशन या व्यावसायिक डिप्लोमा तक शिक्षा पूरी करने में मदद करना और उच्च शिक्षा को सामान्य उपलब्धि बनाना है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना के तहत लगभग 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को होली पर राहत मिलेगी और करीब 15 लाख परिवारों के खातों में सिलेंडर की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया है। यह स्मार्ट कार्ड मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एकीकृत सुविधा देगा। इसका उद्देश्य महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। इन पहलुओं से दिल्ली सरकार ने नारी शक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली आबकारी नीति केस में सीबीआई ने निचली अदालत के सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कानून और तथ्यों के खिलाफ बताते हुए 974 पन्नों की रिवीजन याचिका दायर की है।
सीबीआई का कहना है कि 27 फरवरी को स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आरोप तय करने के शुरुआती चरण में ही मिनी ट्रायल चला दिया, जो प्रक्रिया के अनुसार उचित नहीं था। एजेंसी के अनुसार अदालत ने पूरे मामले के समग्र रूप से देखने के बजाय अलग अलग हिस्सों में बांटकर जांच की है, जिससे केस की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकी है। सीबीआई का ये भी कहना है कि प्रारंभिक जांच के चरण में केवल ये देखा जाना चाहिए था कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, न कि अंतिम निष्कर्ष जैसा विश्लेषण किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस निर्देश पर भी आपत्ति जताई जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। एजेंसी ने इसे अनुचित और बिना पर्याप्त आधार के बताया है। याचिका में कहा गया है कि आरोप तय करने के चरण में इतनी गहराई से साक्ष्यों की जांच करना प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। सीबीआई का दावा है कि अदालत ने पूरी साजिश के पहलुओं को सही ढंग से नहीं देखा। यह आदेश न केवल जांच प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि जांच अधिकारियों के मनोबल पर भी असर डालता है। हाई कोर्ट अब ट्रायल कोर्ट के आदेश की वैधता पर फैसला सुनाएगा। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया और जांच एजेंसी की भूमिका पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले के वेमुलावाड़ा में श्री राजा रामेश्वर स्वामी मंदिर के सुधार कार्य के दौरान परिसर में स्थित लगभग 800 साल पुरानी दरगाह हजरत सैयद तहाजुद्दीन ख्वाजा बाग सवार को हटाने का मामला अदालत तक पहुंच गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 26 फरवरी 2026 को इस दरगाह को हटाने, स्थानांतरित करने या किसी भी प्रकार से बदलाव करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने यह आदेश मोहम्मद नजीम की याचिका पर पारित किया है, जिसमें दरगाह के चारों ओर अवैध फेंसिंग और बाधाओं को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विध्वंस, स्थानांतरण या संरचनात्मक बदलाव अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। यह दरगाह 12वीं सदी की ऐतिहासिक धरोहर है और मंदिर परिसर के साथ 800 वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रही है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अक्टूबर 2025 में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि दरगाह में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए और स्थानांतरण प्रस्ताव पर विचार न किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 की मंदिर यात्रा के बाद विवाद तेज हुआ और 2025 में सरकार ने दरगाह को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने दरगाह को मंदिर परिसर में ही पुनर्निर्मित करने की मांग की। फिलहाल हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश लागू है और अगली सुनवाई में सदियों की साझा विरासत और कानूनी अधिकारों का फैसला होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में मार्च की शुरुआत से ही मौसम में बदलाव दिख रहा है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और हरियाणा में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार मैदानी इलाकों में मौसम सूखा और गर्म रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ेगा। इस साल उत्तर भारत में त्योहार के दिन मौसम का असर रंग खेलने और बाहर गतिविधियों पर पड़ सकता है। हवाओं की गति भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम थोड़ा अलग रहने वाला है। खासकर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होली के दिन हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि त्योहार के दौरान पर्वतीय इलाकों में यात्रियों को हल्की बारिश और बर्फबारी के लिए तैयार रहना चाहिए। हवाओं की दिशा और गति को ध्यान में रखते हुए यात्रा और कार्यक्रमों में सतर्कता जरूरी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर खेल जगत में भी दिखने लगा है। हालात इतने गंभीर है कि ईरान की फुटबॉल टीम आगामी 2026
फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर विचार कर रही है। टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। अमेरिकी और इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान में राजनीतिक और सामाजिक माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिकी जमीन पर मैच खेलना ईरान के लिए चुनौती बन गया है। ईरान ने लगातार चौथी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और सभी ग्रुप मैच अमेरिका में होने हैं। ऐसे में टीम का पहला मैच 15 जून को लॉस एंजलिस में न्यूजीलैंड से खेला जाना है। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज ने संकेत दिए हैं कि मौजूदा हालात में अमेरिका में मैच खेलना मुश्किल हो सकता है। तनाव के चलते ईरान की घरेलू लीग भी अगले आदेश तक स्थगित की गई है। फीफा ने कहा है कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और तीनों मेजबान देशों की सरकारों से लगातार संपर्क में है। फीफा महासचिव ने बैठक में कहा है कि वर्ल्ड कप का ड्रॉ वॉशिंगटन में हो चुका है और सभी टीमें सुरक्षित माहौल में हिस्सा लें, यही उनका लक्ष्य है। ईरान अमेरिका तनाव का असर मध्य पूर्व के एयरपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और फीफा इसे लगातार मॉनिटर कर रहा है। सलमान खान और भूमिका चावला की क्लासिक फिल्म तेरे नाम शुक्रवार को लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। पहले 2 दिन इसकी कमाई धीमी रही। शुक्रवार को 23 लाख और शनिवार को 25 लाख रुपए कमाए गए। फिल्म का तीसरा दिन यानी कि रविवार का कलेक्शन 27 लाख रुपए रहा, जिससे कुल 3 दिनों का नेट कलेक्शन 75 लाख रुपए हो गया है। रिलीज के दौरान ये फिल्म द केरल स्टोरी 2, ओ रोमियो और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों के साथ क्लैश हुई थी। इसके बावजूद संडे के दिन इसने दर्शकों का ध्यान खूब अपनी ओर खींचा और बॉक्स ऑफिस पर तेजी दिखाई। दर्शकों ने फिल्म की ट्रैजिक लव स्टोरी को दोबारा बड़े पर्दे पर देखने का आनंद लिया। इसके प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि सालों पुरानी फिल्म भी सही समय और फैंस की याद में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। विशेष रूप से रविवार को इस फिल्म में सनी देओल की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर 2 के छठे संडे का 25 लाख रुपए का कलेक्शन और मर्दानी 3 के 5वें संडे का 24 लाख रुपए का कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है। तेरे नाम के तीसरे दिन के कलेक्शन ने यह साबित कर दिया है कि क्लासिक फिल्में अभी भी दर्शकों के बीच प्रभावी हैं। इसके रिलीज प्रदर्शन ने बॉक्स ऑफिस पर पुराने और नए रिकॉर्ड्स के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा। फिल्म के रिलीज से स्पष्ट हुआ है कि सिनेमा प्रेमियों के लिए कहानी और स्टारडम का महत्व हमेशा बना रहेगा। पीवी संधू को ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में खेलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद हो गया है। दुबई एयरपोर्ट पर फंसी सिंधु अपने इंडोनेशियाई कोच इरवांस्या आदि प्रतिमा के साथ हैं और पास में हुए धमाके से बाल बाल बची हैं। हालात की वजह से उनका इंग्लैंड के लिए रवाना होना लगभग नामुमकिन हो गया है और पहले राउंड में थाईलैंड की सुपनिडा कटेथोंग से मुकाबला तय था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF इस समय हालात पर नजर रखे हुए है और देरी या रूट बदलाव में मदद के लिए तैयारियों में जुटा है। स्थिति तनावपूर्ण के कारण सिंधु की तैयारी और मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय टीम और फैंस अब उनके टूर्नामेंट में भाग लेने की संभावना को लेकर चिंतित है। एयर स्पेस खुलने और सुरक्षित यात्रा की स्थिति के बिना उनकी भागीदारी असंभव लग रही है। वहीं भारत के अन्य खिलाड़ी लक्ष्य सेन और युवा आयुष शेट्टी इंग्लैंड पहुंच गए हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। लक्ष्य सेन का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन के शी युकी से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना इंडोनेशिया के अलवी फरहान से है। दोनों खिलाड़ियों के लिए लंबी यात्रा या थकान की कोई बाधा नहीं है। सिंधु की अनुपस्थिति टीम के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनके अनुभव और खेल ने पहले कई मुकाबलों में निर्णायक भूमिका निभाई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।